मार्केटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा वो है जो मार्केटिंग शुरू होने से पहले होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी तैयारी की कला पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इम्पैक्ट की नींव, बाजार, संदेश और मीडिया को परिभाषित करना नाम की एक अध्याय से कुछ जरूरी बातें हैं। और देखिए, हमारा मिशन बहुत साफ है। मार्केटिंग के उस पहले कदम को समझना जिसके बिना बड़े से बड़ा बजट और कमाल के विज्ञापन भी फेल हो जाते हैं। यानी ये जानना कि आपका ग्राहक असल में है कौन, उनसे क्या कहना है और सबसे जरूरी उन तक अपनी बात पहुंचानी कैसे है। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर बिजनेस एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक गलती करते हैं। क्या? वे हर किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो है। नतीजा, उनका संदेश किसी को भी ठीक से सुनाई नहीं देता और पैसा बर्बाद होता है। ये अध्याय उसी गलती से बचने का एक नक्शा है। ये उस नींव को बनाने के बारे में है जिसके बिना आप चाहे कितना भी सुंदर महल बनाने की कोशिश करें, वो टिकेगा नहीं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारा ग्राहक कौन है? इस मटेरियल में एक बहुत मजबूत तर्क दिया गया है कि एक सबके लिए वाला मार्केटिंग संदेश असल में किसी के लिए नहीं वाला संदेश बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो कोर सिद्धांत है वो है एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह, एक नीश पर ध्यान केंद्रित करना, एक ऐसे छोटे से समूह पर फोकस करना जहां आप सबसे पसंदीदा समाधान बन सकते हैं, न कि पूरी दुनिया के लिए एक ठीक ठाक सा विकल्प। जब आप एक बहुत ही संकीर्ण रूप से परिभाषित दर्शक वर्ग को टारगेट करते हैं तो आपकी मार्केटिंग आसान, सस्ती और अविश्वसनीय रूप से असरदार हो जाती है। बेशक। अच्छा, अब बाद में हमेशा विस्तार कर सकते हैं, पर शुरुआत में लेजर फोकस बहुत जरूरी है। ठीक है। नीचे पर फोकस करना समझ आता है। स्रोत इसके लिए डेमोग्राफिक्स की बात करता है, उम्र, लिंग, आय वगैरह। ये आंकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन फिर बात आती है साइकोग्राफिक्स की, मतलब लोगों के असली मूल्य, उनकी इच्छाएं, उनकी प्रेरणाएं। ये जानना तो किसी की जासूसी करने जैसा लगता है। क्या स्रोत इस बारे में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है कि कंपनियां ये जानकारी असल में निकालें कैसे? हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सिर्फ परिभाषा देकर नहीं रुकता, वो बताता है कि ये डेटा माइनिंग से ज्यादा जासूसी जैसा ही काम है। अच्छा, एक तरीका है कस्टमर इंटरव्यू के दौरान क्यों 5 बार पूछना। 5 बार क्यों? हाँ, जैसे आप एक नई कार क्यों चाहते हैं? जवाब मिलेगा क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए। ओके। फिर पूछिए, आपको सुरक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे बच्चे हैं। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वे सुरक्षित महसूस करें। वाह, देखिए, हम कार से शुरू हुए और एक अच्छा पिता होने की भावना तक पहुंच गए। यही साइकोग्राफिक्स है। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो ये सिर्फ सर्वे फॉर्म भरने जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत एक और तरकीब बताता है। क्या? ऑनलाइन फोरम या फेसबुक ग्रुप में जाकर ये देखना कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में असल में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे किन शब्दों से अपनी निराशा जाहिर करते हैं, वे किस समाधान का सपना देख रहे हैं। जब आप उनकी भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें तुरंत लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। यह सहानुभूति बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। एक मिनट, लेकिन निश पर फोकस करने का एक खतरा भी तो है। क्या होगा अगर आप एक ऐसा नीश चुन लें जो बहुत छोटा हो और उससे बिजनेस ही ना चल पाए? इस डर से कैसे निपटे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इस अध्याय का तर्क ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए एक छोटे से तालाब में बंद हो जाएं। अच्छा, बल्कि ये एक लॉन्चिंग पैड है। आप एक छोटे विशिष्ट समूह के साथ शुरू करते हैं जिनकी जरूरतें आप सबसे अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। आप उनके लिए हीरो बन जाते हैं। जब आप उन्हें सफलतापूर्वक सेवा दे देते हैं तो वे आपके सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं। फिर आप उस सफलता और सीख का उपयोग धीरे धीरे आसपास के बाजारों में विस्तार करने के लिए करते हैं। ये एक छोटे से अलाव को जलाने जैसा है जो बाद में एक बड़ी आग बन सकता है। समझी। सीधे जंगल में आग लगाने की कोशिश अक्सर नाकाम होती है। तो ठीक है, हमने अपने आदर्श ग्राहक की तस्वीर बना ली है। हम जानते हैं कि उन्हें रात में क्या जगाए रखता है, वे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, हम उनसे ऐसा क्या कहें कि उन्हें लगे हाँ, ये लोग मुझे समझते हैं। और यहीं पर हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, संदेश। संदेश? एक शानदार उत्पाद भी एक उलझे हुए संदेश के साथ फेल हो सकता है। स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली ढांचा देता है जिसमें 4 हिस्से हैं। पहला है हेडलाइन या हुक, कुछ ऐसा जो भीड़ में तुरंत ध्यान खींचे। ओके। दूसरा है समस्या का विवरण, ये दिखाने के लिए कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं। तीसरा आपका समाधान और उससे होने वाला लाभ।
और चौथा, एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन, यानी उन्हें ठीक-ठीक बताना कि अब आगे क्या करना है। ये फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स वाली बात मार्केटिंग में हर कोई कहता है, पर अक्सर ये बहुत सतही तौर पर समझाई जाती है। क्या इस अध्याय में इसको लेकर कोई गहरा इंसाइट है? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। कैसे? जब आप फीचर की बात करते हैं, जैसे हमारी घड़ी में टाइटेनियम केसिंग है, तो आप अपने उत्पाद को हीरो बना रहे हैं। लेकिन जब आप लाभ की बात करते हैं, जैसे ये घड़ी इतनी हल्की और मजबूत है कि आप भूल जाएंगे कि आपने इसे पहना है, चाहे आप पहाड़ चढ़ रहे हो या मीटिंग में हो। अच्छा, तो आप ग्राहक को हीरो बना रहे हैं। ग्राहक को हीरो बनाना। हाँ, आपका उत्पाद बस उनकी मदद करने वाला एक जादुई हथियार है, और लोग हमेशा अपनी कहानी में हीरो बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये तरीका कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मुझे एक छोटी बेकरी का किस्सा याद है। वे हमेशा अपने विज्ञापनों में लिखते थे, ताजे ऑर्गेनिक आटे से बनी ब्रेड। ठीक है। उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिला। फिर उन्होंने संदेश बदला और इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। नया संदेश था, वो ब्रेड जिसकी खुशबू से आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएं। वाह! बिक्री दोगुनी हो गई। बात आटे की नहीं थी, बात उस एहसास की थी जो ग्राहक को मिलता था। उन्होंने ग्राहक की यादों को हीरो बना दिया। कमाल का उदाहरण है। बात आटे की नहीं, एहसास की थी। और स्रोत भावनात्मक ट्रिगर्स की भी बात करता है ना? जैसे डर, इच्छा या जिज्ञासा का इस्तेमाल करना। हाँ, क्योंकि इंसान तार्किक फैसले कम और भावनात्मक फैसले ज्यादा लेता है, और फिर उन्हें तर्क से सही ठहराता है। सही बात है। एक अच्छा संदेश सीधे दिल से बात करता है। क्या आपका उत्पाद किसी डर को दूर करता है? क्या ये किसी गहरी इच्छा को पूरा करता है? और सबसे जरूरी, आपका संदेश ये साफ बताए कि आप बाकियों से अलग क्यों हैं। आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? अगर आप भी वही कह रहे हैं जो सब कह रहे हैं, तो आपकी आवाज भीड़ में खो जाएगी। तो हमारे पास सही इंसान है और सही बात भी है कहने के लिए। लेकिन अगर हम ये बातें खाली कमरे में चिल्ला रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। अब सवाल है कि हम उस कमरे तक कैसे पहुंचे जहां हमारे ग्राहक असल में सुन रहे हैं। यह हमें तीसरे स्तंभ पर लाता है, मीडिया या मार्केटिंग चैनल। बिल्कुल। और यहाँ का सिद्धांत है संदेश को माध्यम और दर्शकों से मिलाना। हर चैनल हर किसी के लिए नहीं होता। स्रोत चैनलों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। ऑनलाइन, जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, गूगल विज्ञापन, कंटेंट मार्केटिंग, और ऑफलाइन, जैसे डायरेक्ट मेल, इवेंट्स, प्रिंट विज्ञापन, और सबसे शक्तिशाली वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल। आज के दौर में तो इतने सारे चैनल हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पॉडकास्ट्स, यूट्यूब। एक छोटी कंपनी या नया बिजनेस तो इन्हें देखकर ही पागल हो जाएगा। क्या स्रोत का सुझाव है कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में स्रोत ठीक इसका उल्टा करने की सलाह देता है। अच्छा। जो बात मुझे इस मटेरियल में सबसे ज्यादा आकर्षक लगी वो थी इसकी स्पष्टता। सलाह है, कुछ चुनिंदा चैनलों के साथ शुरू करें जहां आपके आदर्श ग्राहक सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उनमें महारत हासिल करें और फिर धीरे धीरे विस्तार करें। गुणवत्ता मात्रा से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधा अधूरा प्रयास करने से बेहतर है कि 1 या 2 पर शानदार काम किया जाए और वहां एक मजबूत समुदाय बनाया जाए। तो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले पता लगाओ कि आपके ग्राहक कहाँ हैं, फिर वहां जाओ। जी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैनल काम कर रहा है? अंदाजे से? अंदाजे से बिल्कुल नहीं। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मार्केटिंग को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा जाए। वैज्ञानिक प्रयोग? हाँ, परिकल्पना बनाएं, छोटे अभियानों के साथ कई चैनलों का परीक्षण करें और फिर परिणामों को बेरहमी से मापें। आपका डेटा आपको बताएगा कि क्या काम कर रहा है। अच्छा। जिस चैनल से अच्छे नतीजे मिल रहे हैं उस पर अपना पूरा जोर लगा दो, और जो काम नहीं कर रहा है उसे बंद करने से डरो मत, चाहे वो कितना भी ट्रेंडी क्यों ना हो। डेटा संचालित निर्णय लेना यहां सफलता की कुंजी है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। ये 3 स्तंभों, बाजार, संदेश और मीडिया की एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। पहली बात, आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते। अपने आदर्श ग्राहक को पहचानो और उन पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरी बात, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाने के बजाय एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें ग्राहक हीरो हो। उनके डर, उनकी उम्मीदों और उनकी भावनाओं से बात करो। एक ऐसा संदेश बनाओ जो सीधे उनके दिल में उतरे। और तीसरी बात, हर जगह होने की कोशिश मत करो। वहां जाओ जहां आपके ग्राहक हैं। छोटे प्रयोग करो, नतीजों को मापो और जो काम कर रहा है उस पर 2 गुना निवेश करो।
ये पूरी तैयारी, जैसा कि स्रोत बताता है, बाद में होने वाली हर चीज के लिए मंच तैयार करती है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये अध्याय इस बारे में है कि सफलता के लिए खुद को कैसे स्थापित किया जाए, इससे पहले कि आप विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च करें। ये सारी मेहनत, बाजार को गहराई से समझना, एक मजबूत और भावनात्मक संदेश तैयार करना और सही चैनलों का चुनाव करना, ये उस नींव की तरह है जिस पर लीड्स पकड़ने, उन्हें ग्राहकों में बदलने और फिर उन्हें असाधारण मूल्य देने की पूरी इमारत खड़ी होती है। सही है। इस नींव के बिना बाकी सब कुछ एक संघर्ष जैसा महसूस होगा। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। स्रोत इस चरण को पहला चरण कहता है, जो ग्राहकों को आकर्षित करने, बदलने और बनाए रखने के अगले चरणों की तैयारी है। यह एक मजबूत इमारत बनाने से पहले एक गहरी और ठोस नींव खोदने जैसा है, और यह हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अब जब ये नींव तैयार है, आपको पता है कि आपका ग्राहक कौन है, आपका संदेश क्या है और उन तक कैसे पहुंचना है, तो किसी ग्राहक को सिर्फ आकर्षित करने और वाकई में उन्हें एक वफादार प्रशंसक के रूप में लंबे समय तक बनाए रखने के बीच का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक पुल क्या हो सकता है? इस पर सोचने के लिए ये एक दिलचस्प सवाल है। एक सवाल है जो मेरे दिमाग में अक्सर आता है। कोई इंसान जो बस रात को यूं ही ऑनलाइन कुछ देख रहा है, वो अगले हफ्ते तक किसी कंपनी का एक वफादार ग्राहक कैसे बन जाता है? ये कोई जादू तो है नहीं, और ना ही ये सिर्फ किस्मत की बात है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक सोचा समझा सिस्टम काम करता है। और आज हम उसी सिस्टम की मशीन को कह सकते हैं पुर्जा पुर्जा खोल कर देखने वाले हैं। एक अनजान इंसान से एक पक्के ग्राहक तक का वो सफर। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हम द सेल्स इंजन नाम की किताब के एक बहुत ही दमदार अध्याय को देख रहे हैं। द सेल्स इंजन। हाँ, ये अध्याय मार्केटिंग के उस चरण पर ध्यान देता है जिसे दौरान यानी ड्यूरिंग कहते हैं। ओके। और इसमें एक बहुत ही साफ सुथरा 3 हिस्सों वाला ढांचा बताया गया है। पहला, लीड्स को कैप्चर करना, दूसरा, उन्हें नर्चर करना, और तीसरा, उन्हें कन्वर्ट करना। कैप्चर, नर्चर, कन्वर्ट, सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर इसके पीछे की सोच काफी गहरी है। तो चलिए इस इंजन को चालू करके देखते हैं। हमारा आज का मिशन साफ है। हम हर चरण को समझेंगे, पर सिर्फ किताबी बातों से नहीं। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑनलाइन योगा क्लास चलाता है, नाम रख लेते हैं प्रिया। ठीक है, प्रिया की योगा क्लास। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये पूरा इंजन प्रिया के बिजनेस के लिए कैसे काम करेगा। इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये तीनों हिस्से मिलकर एक मजबूत सेल्स इंजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हिस्सा है लीड्स को कैप्चर करना। मेरी समझ तो यही कहती है कि अगर कोई प्रिया की वेबसाइट पर आया है तो उसे सीधे अपनी क्लास बेचने की कोशिश करनी चाहिए, पर किताब कहती है कि ये सही तरीका नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। आप सोचकर देखिए, किसी भी समय पर सिर्फ 3 से 5% लोग ही कुछ खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। सिर्फ 3 से 5%? इतना कम? हाँ, बस। तो अगर प्रिया सिर्फ उन्हीं लोगों पर ध्यान देगी तो वो बाकी 95% लोगों को तो नजरअंदाज कर रही है। अच्छा, जिनमें दिलचस्पी तो है पर वो अभी तैयार नहीं है। लीड कैप्चर करने का मतलब है उन 95% लोगों से कहना, कोई बात नहीं, अगर आप आज तैयार नहीं हैं, चलिए संपर्क में रहते हैं। ओके, तो मतलब उनकी संपर्क जानकारी लेना, जैसे नाम और ईमेल। ये भविष्य के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये सिर्फ ईमेल इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये तो एक तरह से भविष्य के लिए एक रिश्ता शुरू करने की पहली सीढ़ी है। मैंने इसे इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो प्रिया ये कैसे करेगी? क्या वो अपनी वेबसाइट पर बस एक पॉपअप लगा दे कि मेरा न्यूज़लेटर साइन अप करे? कौन करता है वो आजकल? बड़ा बोरिंग लगता है। और बोरिंग चीजें काम नहीं करती। यहीं पर लीड मैग्नेट का जिक्र आता है। लीड मैग्नेट बड़ा आकर्षक शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। आप जानकारी के बदले में कोई कीमती चीज मुफ्त में देते हैं। जैसे? प्रिया क्या कर सकती है? वो 5 मिनट में तनाव दूर करने वाले योगा पोज पर एक छोटी सी खूबसूरत PDF गाइड बना सकती है। अच्छा। जो भी उसकी वेबसाइट पे आता है उसे ये मुफ्त गाइड दिखती है, और उसे पाने के लिए वो खुशी खुशी अपना ईमेल दे देता है। हाँ, ये तो मैं भी करूंगी। न्यूज़लेटर के लिए कोई ईमेल नहीं देता, लेकिन तनाव दूर करने की मुफ्त गाइड के लिए तो जरूर देगा। और ये जानकारी लेने के लिए खास पेज बनाए जाते हैं जिन्हें लैंडिंग पेज कहते हैं, है ना? बिल्कुल, एक ऐसा पेज जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, उस गाइड के बदले में नाम
और ईमेल लेना। लेकिन ये तरीका सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित नहीं है। अगर प्रिया किसी मेले में अपना स्टॉल लगाती है तो वहां भी एक साइन अप शीट रख सकती है। अच्छा, मुफ्त ट्रायल क्लास के लिए। हाँ, जहां लोग अपना नाम और नंबर लिख सकते हैं। ये भी लीड कैप्चर करना ही है। और इस किताब में एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है, इस प्रक्रिया को जितना हो सके आसान बनाओ। मतलब 10 सवालों वाला लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं भरवाना है। बिल्कुल नहीं। मैंने खुद कई बार ऐसे फॉर्म बीच में ही छोड़ दिए हैं। हम सबने छोड़े हैं। हर एक एक्स्ट्रा सवाल एक रुकावट है। सिर्फ नाम और ईमेल पूछना सबसे अच्छा है। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक रिश्ता शुरू करने का तरीका है। वो कैसे? जब आप पहले कुछ मुफ्त में और बिना किसी शर्त के देते हैं तो सामने वाला अनजाने में ही आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। इसे पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। हाँ, आपने उन्हें कुछ कीमती दिया, अब वो आपकी बात सुनने को तैयार है। ठीक है, तो प्रिया ने अपनी तनाव दूर करने वाली गाइड के जरिए 100 लोगों की एक ईमेल लिस्ट बना ली है। अब उसके पास 100 ऐसे लोग हैं जिन्हें योगा में दिलचस्पी है। मेरा पहला मन तो यही करेगा कि इन्हें सीधे 20% डिस्काउंट का ईमेल भेज दूं और कहूं मेरी क्लास अभी ज्वाइन करो। क्या ये सही तरीका है या मैं कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर रही हूँ? ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी और यहीं पर मतलब ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब दूसरे और शायद सबसे जरूरी चरण पर आने का समय है, लीड्स को नर्चर करना। नर्चर करना मतलब सींचना या पालना? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पौधा लगा रहे हैं। आप बीज बोते ही फल की उम्मीद नहीं करते। आप उसे पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं और धीरे धीरे उसका ख्याल रखते हैं। सही बात है। लीड नर्चरिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। उन 100 लोगों ने सिर्फ आपकी मुफ्त गाइड में दिलचस्पी दिखाई है, आपकी क्लास में नहीं। उन्हें सीधे बेचने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आप पहली मुलाकात में ही किसी को शादी के लिए पूछ लें। हाँ, ये तो बहुत सही उदाहरण है। तो प्रिया को क्या करना चाहिए? वो इस रिश्ते को सींचेगी कैसे? वो उन्हें लगातार बिना कुछ बेचने की उम्मीद किए और भी उपयोगी जानकारी दे सकती है। अच्छा, इसे ईमेल सीक्वेंस कहते हैं। मान लीजिए किसी ने गाइड डाउनलोड की। ठीक है। पहला ईमेल, गाइड के लिए धन्यवाद और उसका लिंक। ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, पर 3 दिन बाद दूसरा ईमेल। क्या आप जानते हैं ये 3 तरह के खाने आपकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। कोई बिक्री नहीं, सिर्फ मदद। ओके। फिर 1 हफ्ते बाद तीसरा ईमेल, आपके लिए 5 मिनट का एक मेडिटेशन ऑडियो। अरे वाह। इनमें से किसी में भी प्रिया अपनी क्लास बेचने की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ दे रही है। वो खुद को एक मददगार एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित कर रही है, न कि एक सेल्स वुमेन के तौर पर। और जब प्रिया ऐसा करती है तो लोगों के मन में उसके लिए भरोसा पैदा होता है। वे सोचने लगते हैं, वाओ, अगर इनकी मुफ्त सलाह इतनी अच्छी है तो इनकी पेड क्लास तो कितनी शानदार होगी। ये तो पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। बिल्कुल। किताब में इसे पहले मूल्य बाद में बिक्री कहा गया है। यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। और इसे और भी असरदार बनाने के लिए एक तरीका है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन? इसका क्या मतलब है? क्या प्रिया को उन 100 लोगों को एक ही तरह के ईमेल भेजने चाहिए? जरूरी नहीं। सेगमेंटेशन का मतलब है कि आप अपनी लीड्स को उनकी रुचि या व्यवहार के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटते हैं। जैसे? मान लीजिए प्रिया अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग लिखती है, पीठ दर्द के लिए योगा। ठीक है। अब जिन लोगों ने तनाव वाली गाइड डाउनलोड की वे एक ग्रुप में हैं, और जो लोग इस पीठ दर्द वाले ब्लॉग पर क्लिक करते हैं उन्हें प्रिया एक अलग ग्रुप में डाल सकती है। अच्छा। अब वो तनाव वाले ग्रुप को मेडिटेशन की टिप्स भेज सकती है और पीठ दर्द वाले ग्रुप को कमर मजबूत करने वाली एक्सरसाइज के वीडियो। वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। इससे तो हर किसी को लगेगा कि प्रिया सीधे उन्हीं से बात कर रही है, उनकी समस्या के बारे में। बिल्कुल। ये संदेश को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और असरदार बना देता है। हाँ, आप एक भीड़ से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक इंसान से बात कर रहे हैं। यही नर्चरिंग का जादू है। आप भरोसा बना रहे हैं, प्रासंगिक बने हुए हैं, और जब वो इंसान खरीदने के लिए तैयार होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आपका ही आएगा। ये सब बहुत अच्छा है। प्रिया ने लोगों की जानकारी कैप्चर की, उनके साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाया, लेकिन आखिरकार प्रिया को अपना घर भी चलाना है, उसे अपनी क्लासेस बेचनी तो है। हाँ बिल्कुल। ये रिश्ता बनाने वाला काम असल में बिक्री में कैसे बदलता है? अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, कन्वर्जन। सही कहा, और ये वो पल है जहां सारी मेहनत रंग लाती है। कन्वर्जन के बिना लीड कैप्चर करने और नर्चर करने में लगाया गया समय, पैसा और मेहनत सब बेकार है। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि कन्वर्जन कोई जबरदस्ती वाली सेल्स पिच नहीं है, बल्कि एक सोची समझी बातचीत है जिसके कुछ
तय कदम होते हैं। अच्छा, एक बातचीत। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये बातचीत असल में दिखती कैसी है? किताब में इसके लिए 5 कदमों वाली प्रक्रिया बताई गई है। चलिए प्रिया के उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई ईमेल पढ़ने के बाद प्रिया को फोन करता है। ठीक है। पहला कदम है तालमेल बिठाना, मतलब बिल्ड रिपो। प्रिया सीधे क्लास के बारे में बात नहीं करेगी। हाँ। वो पहले पूछेगी आपका दिन कैसा रहा। हाँ, एक दोस्ताना माहौल बनाएगी। बिल्कुल। ये सुनना है, बोलना नहीं। ये समझना है, बेचना नहीं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सीधे तीसरे कदम यानी समाधान प्रस्तुत करने पर कूदना। हाँ। वे जरूरत समझे बिना ही बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि असल जादू पहले 2 कदमों में छिपा है। बिल्कुल। तो दूसरा कदम है जरूरतों की पहचान करना, मतलब आइडेंटिफाई नीड्स। प्रिया अब सवाल पूछेगी, जैसे आप योगा क्यों शुरू करना चाहते हैं, या आपको आजकल किस तरह की शारीरिक या मानसिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो ग्राहक की असली समस्या को समझने की कोशिश कर रही है। फिर आता है तीसरा कदम, समाधान प्रस्तुत करना, प्रेजेंट सॉल्यूशन। अब जब प्रिया को पता है कि सामने वाले को पीठ में दर्द है, तो वो ये नहीं कहेगी मेरी योगा क्लास ज्वाइन कर लो। तो वो क्या कहेगी? वो कहेंगी हमारी क्लास में हम खास तौर पर पीठ को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, जिससे आपको दर्द में काफी आराम मिल सकता है। वाह, ये एक सामान्य पिच नहीं, एक खास समाधान है। सही। देखिए ये कितना बदल गया। अब ये बेचने जैसा नहीं बल्कि मदद करने जैसा लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोग हिचकिचा सकते हैं। यहीं पर चौथा कदम आता है आपत्तियों को संभालना, हैंडल ऑब्जेक्शंस। अच्छा, जैसे ग्राहक कह सकता है मेरे पास समय नहीं है या ये थोड़ा महंगा है। हाँ। और यहाँ प्रिया को घबराना नहीं है। वो कह सकती है मैं समझ सकती हूँ कि समय निकालना मुश्किल है, इसीलिए हमारी सुबह की क्लास सिर्फ 30 मिनट की होती है। सही। या अगर आप 3 महीने का प्लान एक साथ लेते हैं तो आपको ये काफी सस्ता पड़ेगा। वो उनकी चिंताओं को समझकर जवाब दे रही है। और फिर आता है आखिरी 5वां कदम, बिक्री को अंतिम रूप देना, मतलब क्लोज द सेल। उन्हें खरीदने का एक आसान रास्ता दिखाना। क्या मैं आपको साइन अप पेज का लिंक भेज दूं? इन कदमों का क्रम बहुत जरूरी है। आप जरूरत समझे बिना समाधान नहीं दे सकते। सही बात है। और आप जरूरत नहीं समझ सकते जब तक आप भरोसा न बना लें। ये पूरी प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और हाँ, फॉलो अप भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। किताब कहती है कि ज्यादातर बिक्री 5 या 6 बार संपर्क करने के बाद होती है। पहली बार में न का मतलब हमेशा कभी नहीं होता। और एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है सोशल प्रूफ का इस्तेमाल, यानी टेस्टिमोनियल्स या रिव्यूज दिखाना। जब कोई नया ग्राहक प्रिया की वेबसाइट पर दूसरे खुश ग्राहकों के अनुभव पढ़ता है तो उसका भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। हम कोई भी फिल्म देखने से पहले रेटिंग्स देखते हैं, रेस्टोरेंट जाने से पहले रिव्यूज पढ़ते हैं। ये तो वही बात है। ये मानव मनोविज्ञान का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल है। हम स्वाभाविक रूप से वही करना चाहते हैं जो दूसरे कर रहे हैं और जिसे अच्छा बता रहे हैं। सही। और आखिरी बात जो पहले चरण से जुड़ती है, खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाना। अच्छा। अगर प्रिया का पेमेंट पेज काम नहीं कर रहा या फॉर्म बहुत लंबा है तो वो एक बना बनाया ग्राहक खो सकती है। सही बात है। ग्राहक के रास्ते से हर रुकावट को हटाना जरूरी है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे सेल्स इंजन को संक्षेप में समझना चाहें तो मुख्य बातें क्या हैं? इस किताब में 4 मुख्य बातें हैं जो इस पूरे सिस्टम का सार हैं। ओके। पहली, लीड कैप्चर करना, यानी लोगों की दिलचस्पी को पकड़ना। ये तत्काल बिक्री के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए अवसर बनाने के बारे में है। दूसरी, नर्चरिंग, यानी रिश्ते को सींचना। ये भरोसा बनाने और खुद को एक मददगार एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित करने के बारे में है। विश्वास बनाना। हाँ। तीसरी, कन्वर्जन, यानी बिक्री में बदलना। ये एक तरफा पिच नहीं बल्कि एक 2 तरफा बातचीत है जिसमें आप पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक समाधान पेश करते हैं। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, जब ये सारे कदम जुड़ जाते हैं तो एक ऐसा पक्का सिस्टम बन जाता है जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस के साथ साथ बड़ा भी कर सकते हैं। मतलब ये स्केलेबल है। बिल्कुल। ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ये एक बनाई हुई मशीन है। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। हमने प्रिया के उदाहरण से देखा कि कैसे एक अनजान इंसान जो सिर्फ तनाव दूर करने का तरीका ढूंढ रहा था, वो एक पूरी यात्रा से गुजरकर प्रिया का एक खुश और संतुष्ट ग्राहक बन गया। ये वाकई दिखाता है कि ये एक सोची समझी और जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। हर कदम का अपना एक मकसद है और वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आज हमने एक बहुत ही साफ सुथरे
3 हिस्सों वाले रास्ते की बात की, पकड़ो, सींचो और बदलो, कैप्चर, नर्चर, कन्वर्ट। हाँ। लेकिन ये मुझे एक दिलचस्प सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या? आज की तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में, जहां सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, क्या ये 3 चरण हमेशा इतने अलग-अलग और एक के बाद एक होते हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ये आपस में घुल-मिल गए हैं? क्या एक ही वायरल इंस्टाग्राम रील किसी की दिलचस्पी को एक ही पल में पकड़ सकती है, उसे नर्चर कर सकती है और उसे खरीदने के लिए प्रेरित भी कर सकती है? मतलब तीनों काम एक साथ? हाँ। इस इंजन का भविष्य कैसा होगा, जहां ये रेखाएं और भी धुंधली हो सकती हैं? ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर बिजनेस की चकाचौंध में कहीं खो जाता है। बिक्री के बाद की दुनिया। सारा जोर, सारी ऊर्जा नए ग्राहक बनाने में लगा दी जाती है, लेकिन डील हो जाने के बाद क्या होता है? उसके बाद का सफर। हाँ, हमारे पास जो रिसर्च और लेख हैं वो इसी अनदेखे हिस्से पर रोशनी डालते हैं। आज हम एक ग्राहक के सफर के 3 पड़ावों को समझेंगे। अच्छा। पहले आप उनका दिल जीतते हैं, फिर उनका विश्वास और आखिर में उनकी आवाज। ये एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां पहले 2 पड़ावों पर ही रुक जाती हैं। सही है। वो ग्राहक का दिल जीतने की कोशिश करती हैं, शायद विश्वास भी, लेकिन उनकी आवाज को अपने बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बनाना, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हाँ, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आज की चर्चा इसी पूरी यात्रा के बारे में है। एक खरीदार को अपने ब्रांड का सच्चा समर्थक, एक एडवोकेट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ग्राहक का दिल जीतना, यानी उसे एक विश्व स्तरीय अनुभव देना। सामग्री में एक बात साफ तौर पर कही गई है कि आज के बाजार में सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस टेबल पर बैठने की न्यूनतम शर्त है। असली खेल अनुभव का है। बिल्कुल। और ये अनुभव सिर्फ खरीदारी के वक्त तक सीमित नहीं है। एक दिलचस्प आंकड़ा था इन लेखों में। बताइए। कि लगभग 70% ग्राहक किसी बिजनेस को इसलिए नहीं छोड़ते कि प्रोडक्ट खराब था। अच्छा, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी को उनकी परवाह ही नहीं है। अरे वाह! ये बेपरवाही, ये अनदेखी खराब प्रोडक्ट से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहीं पर बिक्री के बाद का अनुभव, यानी पोस्ट सेल्स एक्सपीरियंस, हीरो बनकर सामने आता है। तो सवाल ये है कि ये वाव एक्सपीरियंस बनाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला तो वही है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी, यानी ग्राहक जब भी आपके पास आए उसे वही बेहतरीन अनुभव मिले। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है व्यक्तिगत स्पर्श, मतलब अ पर्सनल टच। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक ऑनलाइन स्टोर से कोई किताब ऑर्डर की। ठीक है। अब किताब तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन अगर उस पैकेज के साथ एक हाथ से लिखा हुआ छोटा सा नोट आए जिसमें लिखा हो, हमें उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आएगी, तो ये एक लेन देन को एक रिश्ते की शुरुआत में बदल देता है। सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें ही भावनात्मक कनेक्शन बनाती हैं। और एक और पहलू जिस पर काफी जोर दिया गया है वो है समस्याओं को संभालने का तरीका। कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, गलतियां तो सबसे होती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब कोई गड़बड़ होती है तो वो असल में एक मौका होता है। ये काउंटर इंट्यूटिव बात लगती है ना? हाँ, कि गलती होना एक मौका कैसे हो सकता है। लेकिन रिसर्च यही कहती है, जब कोई ग्राहक शिकायत लेकर आता है और उसकी समस्या को न सिर्फ सुलझाया जाता है बल्कि उम्मीद से माकर तरीके से, हाँ, उम्मीद से बेहतर तरीके से और तेजी से सुलझाया जाता है, तो वो ग्राहक पहले से ज्यादा वफादार बन जाता है। अच्छा। इसे सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स कहते हैं। ग्राहक के मन में ये भरोसा बैठ जाता है कि अगर भविष्य में कोई दिक्कत आई तो ये कंपनी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। ये भरोसा पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो पहला पड़ाव साफ है, एक ऐसा अनुभव देना जो सिर्फ संतोषजनक न हो बल्कि यादगार हो। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और गलतियों को मौकों में बदलना। जब ये हो जाता है तब हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं, ग्राहक का विश्वास जीतना। बिल्कुल। और बिजनेस की भाषा में कहें तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV को बढ़ाना। और जब एक ग्राहक का अनुभव इतना अच्छा हो तो स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि इस रिश्ते को और गहरा कैसे बनाया जाए। हाँ, कैसे? सिर्फ भावनात्मक तौर पर ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी। यहीं पर CLV की बात आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ग्राहक अपने पूरे जीवन काल में आपके बिजनेस को कितना मूल्य देता है। और नए ग्राहक लाना तो वैसे भी महंगा है। बहुत महंगा। सूत्रों के मुताबिक नए ग्राहक को लाने का खर्च
मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने के खर्च से 5 से 25 गुना तक ज्यादा हो सकता है। तो गणित तो साफ है। हाँ, गणित तो साफ है, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा पेचीदा हो सकता है। कैसे? जब मैं इन रणनीतियों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग जैसी चीजें, क्या ये ग्राहक को परेशान करने वाली या पुशी नहीं लग सकती? ऐसा लग सकता है कि कंपनी बस अपना फायदा देख रही है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और सामग्री इस पर बहुत जोर देती है। अपसेलिंग यानी उसी प्रोडक्ट का बेहतर संस्करण बेचना, और क्रॉस सेलिंग मतलब साथ में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें बेचना। हाँ। इनके बीच एक बहुत पतली लाइन है। ये लाइन है इरादे की, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है या ग्राहक की मदद करना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई लैपटॉप खरीद रहा है और सेल्स पर्सन उसे एक महंगा माउस बेचने की कोशिश करता है जिसकी उसे जरूरत नहीं, हाँ, तो वो पुशी लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वही सेल्स पर्सन ग्राहक के काम को समझकर कहता है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो शायद आपको ज्यादा रैम वाले मॉडल से फायदा होगा, आपका काम तेजी से होगा, तो ये अपसेलिंग एक मददगार सलाह बन जाती है। अच्छा। इसी तरह फोन के साथ कवर या स्क्रीन गार्ड की सिफारिश यानी क्रॉस सेलिंग ग्राहक के फायदे की बात है। यहाँ डेटा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ग्राहक की पिछली खरीदारी और व्यवहार को समझकर उसे वही सुझाया जाए जो उसके लिए सच में उपयोगी हो। इसके अलावा लॉयल्टी प्रोग्राम्स और मेंबरशिप का भी जिक्र है। मुझे हमेशा लगता था कि लॉयल्टी प्रोग्राम सिर्फ डिस्काउंट देने का एक तरीका है। ऊपरी तौर पर ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी गहरी है। एक अच्छा लॉयल्टी प्रोग्राम सिर्फ छूट नहीं देता, वो ग्राहक का एक खास क्लब का हिस्सा होने का एहसास कराता है। एक इनसाइडर वाली फीलिंग देता है। एग्जैक्टली। स्टारबक्स का रिवॉर्ड प्रोग्राम इसका क्लासिक उदाहरण है। वो सिर्फ कॉफी पर छूट नहीं देते, वो आपको मुफ्त जन्मदिन ड्रिंक देते हैं, नए प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आजमाने का मौका देते हैं। ये ग्राहक को महसूस कराता है कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे विश्वास गहरा होता है। मतलब दूसरा पड़ाव है अच्छे अनुभव से बने रिश्ते को एक ऐसे भरोसे में बदलना जहां ग्राहक खुशी खुशी आपके साथ और बिजनेस करना चाहे। हाँ, और ये सब बिना किसी दबाव के, बल्कि उसकी जरूरतें समझकर किया जाए। सही कहा। और जब ये विश्वास बन जाता है, तब हम सबसे शक्तिशाली और अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। ग्राहक की आवाज को अपनी ताकत बनाना। हाँ, यानी रेफरल। तो ग्राहक खुश है, वो बार बार खरीद रहा है, अब उसे बिजनेस का प्रचारक बनाना है। सामग्री के मुताबिक रेफरल मार्केटिंग की दुनिया का होली ग्रेल है। बिल्कुल। किसी दोस्त या परिवार वाले की सिफारिश पर हमें किसी विज्ञापन से कहीं ज्यादा भरोसा होता है। सही बात है। ये भरोसे का हस्तांतरण है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल आता है जो पहले आया था। किसी से रेफरल मांगना थोड़ा अजीब या अटपटा नहीं लगता? लग सकता है, खासकर अगर उसे गलत तरीके से या गलत समय पर किया जाए। तो सही तरीका क्या है? देखिए, इन लेखों में जो सबसे आकर्षक सिद्धांत है वो ये है कि आपको रेफरल मांगना नहीं है। मांगना नहीं है? तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां रेफर करना ग्राहक के लिए आसान, फायदेमंद और स्वाभाविक हो जाए। इसे स्वाभाविक कैसे बनाया जाए? क्या सामग्री इस बारे में कोई सलाह देती है? हाँ, बिल्कुल। पहला और सबसे जरूरी नियम है सही समय। सही समय? रेफरल तब मांगे जब ग्राहक सबसे ज्यादा खुश हो। इसे पीक पॉजिटिव मोमेंट कहा गया है। जैसे ही किसी ने आपकी सर्विस की तारीफ में कोई ईमेल भेजा या आपके प्रोडक्ट से उसे कोई बड़ा फायदा हुआ हो। वही पल है। हाँ, वही पल है। उस वक्त आप कह सकते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आपको हमारा काम पसंद आया। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे हमारी सेवाओं से इसी तरह फायदा हो सकता है? ये बातचीत का एक स्वाभाविक हिस्सा लगता है। और प्रक्रिया को आसान बनाने का भी जिक्र था। अगर किसी को रेफर करने के लिए लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़े तो कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी खुश क्यों ना हो। एग्जैक्टली। प्रक्रिया एक क्लिक जितनी आसान होनी चाहिए। एक यूनिक रेफरल लिंक जिसे आसानी से व्हाट्सएप या ईमेल पर शेयर किया जा सके। अच्छा। ड्रॉपबॉक्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में रेफरल को बहुत आसान बना दिया था। हाँ, वो स्टोरेज वाला। हाँ, अब दोस्त को रेफर करें, आपको भी अतिरिक्त स्टोरेज मिलेगी और आपके दोस्त को भी, दोनों के लिए फायदेमंद। इस एक रणनीति ने उनके विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो प्रोत्साहन भी एक बड़ा हिस्सा है, सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं, बल्कि रेफर करने वाले और जिसे रेफर किया गया है दोनों का फायदा होना चाहिए। हाँ, और ये प्रोत्साहन हमेशा पैसा हो ये जरूरी नहीं है। ये आपके प्रोडक्ट पर छूट हो सकती है,
कुछ खास सुविधाओं तक पहुंच हो सकती है, या बस एक छोटा सा धन्यवाद उपहार भी हो सकता है। और एक बात जो अक्सर भूल जाते हैं, जिन लोगों ने रेफर किया है उन्हें धन्यवाद कहना। भले ही वो रेफरल सफल हुआ हो या नहीं। बिल्कुल, उनकी कोशिश की सराहना करना बहुत जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया एक बार की गतिविधि नहीं, बल्कि बिजनेस कल्चर का हिस्सा बन जानी चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब है, अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो? हाँ, बिक्री सिर्फ एक घटना नहीं है। नहीं। यह एक रिश्ते की शुरुआत है। हाँ। पहला काम है ग्राहक को एक यादगार अनुभव देकर उसका दिल जीतना। फिर उसकी जरूरतों को समझकर और उसे सही समाधान देकर उसका विश्वास जीतना, जिससे उसकी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़े। सही है। और आखिर में उस विश्वास को इतना मजबूत बनाना कि वो खुद आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग टीम बन जाए। बिल्कुल। ये पूरी सोच बिजनेस को सिर्फ लेन देन के चश्मे से देखने के बजाय संबंधों के चश्मे से देखने की है। जब आप ग्राहक को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि अपने बिजनेस की तरक्की का एक इंजन समझते हैं, तो आपका हर फैसला बदल जाता है। हर फैसला। आप शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय लॉन्ग टर्म रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं, और स्थायी सफलता की कुंजी इसी में छिपी है। ये सब सोचते हुए एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। क्या कोई ऐसा ब्रांड है जिसने आपको सिर्फ अपने उत्पाद से नहीं, बल्कि बिक्री के बाद के अनुभव से इतना प्रभावित किया हो कि आप बिना किसी इनाम के भी उसके प्रचारक बन गए? और अगर हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्या खास किया था जो आज भी याद है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।